महान शासक सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था, जिसे फारसी भाषा में एस्कंद-ए-मकदूनिया भी कहा जाता है, क्योंकि सिकंदर मकदूनिया का शासक हुआ करता था, अर्थात ग्रीक यूनान का शासक। उनकी माता का नाम ओलंपियस तथा उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम था रुक्साना और दूसरी पत्नी का नाम था स्ट्रेटियाटा और उनके पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर IV। सिकंदर के बारे में यह कहा जाता है कि सिकंदर बहुत ही साहसी और किसी भी चीज को जीतने में बहुत माहिर थे। उनके बारे में यह भी बताया जाता है कि वे अपने पिता से विश्व जीत की बात कही थी और इस बात को सुनकर उनके पिता फिलिप द्वितीय ने कहा था कि बेटे, जीत तो किसी की भी तभी ही हो सकती है जिसकी निगाह हमेशा उसके तीर की नोक पर हो, अर्थात वो लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हो। और ऐसा सुनकर सिकंदर अपने पिता को प्रण करते हुए दुनिया को जीतने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद मिस्र को जीतते हुए मेसोपोटामिया, फिर उसके बाद अरब देश, फिर उसके बाद ईरान तक अपनी सीमा का विस्तार कर लेते हैं। और सुनामी की तरह सिकंदर बढ़ता ही चला जा रहा था और ऐसे करते हुए वह अखंड भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और ये बात तक्षशिला तक भी पहुंच गई थी। तक्षशिला वह स्थान था जहां चाणक्य निवास करते थे और वह स्थान भी जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय को शिक्षा और सैन्य शिक्षा दी जाती थी। जो एक भय का वातावरण इस भारत में फैलता जा रहा था, पर ऐसा भी नहीं कि भारत वीरों की भूमि से खाली हो, जैसे कि पोरस। पर भारत किसी चीज से बदनाम था तो वो थी कूटनीति, बेईमानी तथा भ्रष्टाचार, जिसके वजह से भारत का पतन भी इन्हीं कारणों से हुआ था। पर माना जाता है कि अगर ये सारे बुरे तत्व नहीं होते तो ये भारत कभी विदेशियों का गुलाम नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं विदेशी आक्रमणकारी ये बात भली भांति समझ गए थे कि भारत में 2 तत्व ऐसे हैं जो हमारी जीत में मददगार साबित कर सकती है। एक ये कि भारत के राजाओं में राजनीतिक विखंडता है तथा आपसी मतभेद जो चरम सीमा में है, और विदेशी आक्रमणकारी जो ये बात पूरी तरह से जान चुके थे। और एक यही फैक्ट भारत को जीतने के लिए सिकंदर के लिए काफी था और भारत पर कदम रखना उनके लिए और भी आसान हो गया था। अब हम जानते हैं कि सिकंदर जब भारत की पृष्ठभूमि पर कदम रखता है तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उस समय भारत के पश्चिम उत्तर भाग में अर्थात तक्षशिला के पास वाले भाग में 28 राज्य हुआ करते थे। 28 राज्यों में 11 राज्य में राजा का शासन हुआ करता था, बाकी राज्यों में गणों का शासन था और उसके ऊपर राजा के शासन होने के बावजूद भी वहाँ मतभेद और कूटनीति कूट कर भरी हुई थी, जिसे सिकंदर भली भांति जान चुका था। और सिकंदर षड्यंत्र रचना भी शुरू कर देता है और उनसे अपने कुछ लोगों को तक्षशिला में बौद्ध मार्ग के ज्ञान के नाम पर भेज दिया, पर उनका लक्ष्य बौद्ध ज्ञान नहीं बल्कि वहाँ के व्यक्ति में से उन व्यक्ति की जांच परख करने के लिए भेजा गया जो भारत के राज्य को जीतने में उनकी मदद कर सके। पर यह बात भी सामने आती है कि आखिर क्यों सिकंदर भारत को जीतना चाहता था। एक तो पहला कारण यह माना जाता है कि सिकंदर तो वैसे ही पूरे विश्व को जीतना चाहता, और दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि सिकंदर पूर्व के सागर का जो भ्रम था उसे मिटाना चाहता था, क्योंकि कहा जाता है कि ईरानियों ने एक भ्रम फैला रखा था कि पूर्व की ओर ही महासागर है और भारत को जीतना नामुमकिन है, क्योंकि सिकंदर से पहले ईरानियों ने ही भारत पर कदम रखा था तथा ये भ्रम उन्हीं लोगों ने फैलाया था और इस भ्रम को भी खत्म करना सिकंदर का एक लक्ष्य बन गया था। ये 2 कारण की वजह से वो भारत को जीतना चाहता था, पर भारत के वीर शासकों के बारे में सुनकर उसके थोड़े कदम डगमगा गए। कहा जाता है कि तक्षशिला के 2 शासकों आंबी और शशिभूत ने सिकंदर को तक्षशिला में आमंत्रित किए थे
तक्षशिला में आने के बाद सिकंदर खैबर दर्रे से होते हुए जो एकमात्र रास्ता था भारत के अंदर आने का, उस सहारे वे भारत के अंदर आ चुके थे। पर इस बीच सिकंदर को बहुत सारे जनजातियों तथा गणराज्यों से आक्रमण करना पड़ा था। पर समस्या तब खड़ी हो जाती है जब अपने ही प्रदेश के शासक विदेशी शासकों का साथ देना शुरू करने लगते हैं और इसी के सहारे तक्षशिला की ओर सिकंदर की नज़र बढ़ने लगती है। तक्षशिला के विद्वानों ने चाणक्य के नेतृत्व में एक रणनीति बनाते हैं और चाणक्य को मगध जाने को कहते हैं तथा मगध में उस समय राजा धनानन का शासन काल हुआ करता था, जिसके उपरांत धनानन ने उन्हें मदद से मना कर दिया था। साथ ही साथ चाणक्य का अपमान भी किया। फिर क्या था, चाणक्य तथा विद्वानों ने अपने तथा राज्य की सुरक्षा के लिए स्वयं ही हथियार उठा ली और सिकंदर से आक्रमण करने लग गए। और आक्रमण तथा जीत होने के पश्चात भी सिकंदर अभी भी पूरे भारत पर राज नहीं कर पाया था, क्योंकि मगध जैसे विशाल साम्राज्य का भी उसे सामना करना था। और उस काल में धनानन जो एक साहसी, क्रूर और चालाक शासक हुआ करता था। कहा जाता है कि धनानन के पास अपार सेना दल, हाथी, घुड़सवार सेना तथा असंख्य धन संपत्ति तथा ताकतें थी। और यह माना जाता है कि शायद सिकंदर इसी सेना और ताकत के भय से व्यास नदी को पार करने से डर रहे थे। साथ ही साथ सिकंदर की सेना की बात की जाए तो सेनाओं का 9 साल तक घर से दूर रहने के कारण उनका भी मनोबल टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिकंदर अपनी सेना को उत्साहित और प्रेरित करने के लिए भारी प्रयास भी किए थे, पर सारी मेहनत असफल हो गई। अंत में भारत में 19 महीनों तक आश्रय लेने के बाद उनका मन परिवर्तित हो गया और 325 ईसा पूर्व में वे देश वापसी का निर्णय लिए। पर देश वापसी का निर्णय सिकंदर के लिए सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन तक पहुंचते ही सिकंदर बहुत बुरे तरीके से बीमार हो गए थे और केवल 33 साल की उम्र में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उसके साथ विश्व को जीतने का प्रण भी उन्हीं के साथ दफन हो गया। अंत में सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत देश के शासकों को एक ज्ञान प्राप्त सी हुई। कूटनीति तथा असंगठन भारत के पतन का कारण बन सकता है, इसलिए भारत के जितने भी साम्राज्य थे वे संगठित रूप से रहने लग गए और विदेशी आक्रमणकारियों के प्रवेश द्वार अर्थात पश्चिम उत्तर एरिया को, जैसे तक्षशिला, खैबर दर्रा जैसे जगहों को अधिक से अधिक मजबूत करने की कोशिश की गई ताकि ऐसा दोबारा ना हो। और अंत में इस तरह से सिकंदर के जरिए भारत में नए नगरों की स्थापना हुई, संगठित साम्राज्य बने, नए जल मार्ग और स्थल मार्गों की खोज हुई। साथ ही साथ यूनानी शैली तथा भारतीय शैली से मिलकर गांधार शैली का जन्म हुआ। गांधार शैली का एक सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति में यूनानी देवता अपोलो की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, आज की वीडियो से यह सीख मिलती है कि वैसे तो सिकंदर अपने सपनों पर जीत हासिल नहीं कर पाए, पर उतने कम उम्र में अपनी मंजिलों को कम समय पर आधा हासिल करना तथा तेज, साहसी, चतुर तथा सबका सम्मान कोई राजा अपने पूरे शासनकाल में भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो सिकंदर के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया था और ऐसी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आसान शब्दों में याद करने तथा जानकारी हासिल करने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल इंडिया जीके को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरह की इशू हो या कोई बात हो जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।